नमस्कार दोस्तों। आज हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े प्लेयर, बहुत ही बड़े स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये स्टॉक कर क्या रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, स्टॉक का नेम है भारती एयरटेल। दोस्तों, भारती एयरटेल के बारे में एनालाइज़ करने के पहले मैं थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। आपने ये देखा होगा पिछले 10 से 12 सालों में पूरा सेक्टर यानी पूरा टेलीकॉम सेक्टर ही बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। उसका कारण बहुत ही सिंपल सा है, आपको इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर के बिज़नेस मॉडल को समझना पड़ेगा। टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत ही हेवी कैपिटल बिज़नेस है। इसमें आपका कोई छोटा-मोटा कैपिटल यूज़ करके आप उस बिज़नेस को ना ही कर सकते हो, ना ही उसमें सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है? तो वो कैपिटल इन्फ्यूज़न की वजह से ये स्टॉक 2012-13 के आसपास अपने करेक्शन में गया, क्योंकि 2G, 3G वगैरह का वो दौर चल रहा था। उसको उनके लाइसेंस लेना, उनके इक्विपमेंट्स लेना, उनके ऑल ओवर इंडिया बेस पे उनके सारी जगह टावर खड़े करना, ये बहुत ही बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज़न इसमें करना पड़ता है किसी भी कंपनी को। तो ऑब्वियसली इसलिए से आप उसमें आपका बहुत प्रॉफ़िट, आपका मार्जिन बनता नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफ़िट दे सकता है, बट इमीडिएट आपके पास कुछ नहीं होता है। आप केवल कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं। इस पूरे सेक्टर के बिज़नेस मॉडल का ये प्रॉब्लम है। ठीक है? ये एयरटेल ने 7-8 साल किया, उसके बाद जब उसका थोड़ा-सा बेटर टाइम उसे लगा कि हाँ, उसका स्टॉक थोड़ा-सा बेटर कर सकता है या प्रॉफ़िट बन सकता है, उसके बाद जियो, उसी बीच जियो का भी लॉन्च हुआ। जियो भी जब आया तो उसने बहुत बड़े पैसे के साथ कैपिटल के साथ इस मार्केट में एंटर किया। बहुत बड़े लेवल पे उसने अपना कैपिटल इन्फ्यूज़ किया, बहुत फ्री दिया लोगों को, इंटरनेट चीप रेट पे देना स्टार्ट कर दिया, चीप प्लान्स लॉन्च किए। एयरटेल को उस वजह से काफ़ी लॉस हुआ, एयरटेल ने बहुत बड़ा कस्टमर बेस खोया और उस वजह से एयरटेल का स्टॉक जो 6, 7, 8 साल ऑलरेडी करेक्शन कर चुका था, उसके बाद वो अगेन 3, 4 साल, 5 साल करेक्शन फेज़ में फिर से चला गया। ठीक है? लेकिन अब हम इस स्टॉक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? उसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं, तो कुछ-कुछ मैं आपको डेटा पॉइंट आपको दे देता हूँ। पिछले 2-3 सालों का डेटा पॉइंट है। यदि आप डेटा उठा के चेक करेंगे सेबी के या किसी भी क्या नाम है इंडिपेंडेंट पोर्टल का, तो आप ये देखेंगे 4G जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में एयरटेल से जुड़े हैं। यदि आप कंपेयर करें तो जियो से बहुत बड़ी संख्या ज़्यादा है उनकी। दूसरा डेटा पॉइंट कि जो एयरटेल का जो 5G है, वो एयरटेल ने लगभग जियो के साथ मैच अप करके सेम टाइम में लॉन्च करने का प्लान कर लिया है और लगभग कर भी दिया है। ठीक है? तो वो इस मामले में जियो से पीछे नहीं हुआ, तो अपना कैप जो उसका कस्टमर बेस है उसको वो खोने नहीं जा रहा है। यानी उसने जियो के ने जिस लेवल का कैपिटल इन्फ्यूज़ किया लास्ट 4-5 सालों में, वो एयरटेल ने लास्ट के 2-3 सालों में उसको मैच अप करने की कोशिश की है, वो आपके स्टॉक में भी दिख रहा है। क्योंकि अब हो क्या रहा है, अब उल्टा हो रहा है। अब एयरटेल जो जियो के कस्टमर बेस है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये तो हुई उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड। अब हम एक एक आपको एक छोटी-सी न्यूज़ दे देता हूँ फाइनेंशियल सेक्टर की। जो इनके प्रमोटर्स हैं एयरटेल स्टॉक के, एयरटेल कंपनी के, उन्होंने एक बहुत ज अभी ये अनऑफिशियल न्यूज़ है, बट ये चल रहा है मार्केट में कि वो एक बहुत उनके पास अभी के टाइम पे देखा जाए तो अराउंड 55% स्टेक उनका एयरटेल में है, बट वो जल्दी उस स्टेक को बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा जो कोई प्रमोटर है उसका जो पोर्शन है उसको वो परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने लगभग लगभग इसके लिए जो उनका मनी रिक्वायर्ड है, जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड है, उसको भी अरेंज कर लिया है। ठीक है? तो अब इसमें एक पॉइंट आता है कि कोई भी प्रमोटर अपने स्टेक एक ऐसी कंपनी में जो पिछले 12-13 साल से बहुत अच्छा नहीं कर रही है, स्टॉक वाइज़ देखा जाए, तो उसमें क्यों लगा रहा है? तो हमेशा ये याद रखिए यदि कैपिटल प्रमोटर लगा रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत कुछ दो सोच के लगा रहा है। वो उसको अपने बिज़नेस मॉडल में भरोसा है, उसे कुछ दिख रहा है, जो शायद हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं देख पाते हैं। ठीक है? तो प्रमोटर किसी कंपनी में यदि ज़्यादा मात्रा में है, इसका मतलब स्टॉक बहुत ही सेफ खेलेगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ये सारी चीज़ें तो बैकग्राउंड हो गई, न्यूज़ हो गई, ठीक है? जो इनके अराउंड चल रही है, बट एक्चुअल इंजन इज़ अ टेक्निकल एनालिसिस जो हम यूजुअली किसी भी स्टॉक की करते हैं और उसके बेस पे हम ये तय करते हैं कि इसका टॉप इसका जो क्या नाम रिटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है? तो हम इसका भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम स्टार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से करते हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे और हमने ये एक लाइन ड्रॉ की। इसको थोड़ा-सा मैं थिक कर देता हूँ सो दैट इट विल बी ईज़ी टू सी सबके लिए। ये मैंने ड्रॉ की। अब ये देखिए लाइन एक्चुअली देखा देखा जाए तो आईटीसी की तरह ही है। ये लाइन यदि आप देखोगे 2007 के आसपास से ये स्टॉक इस पे रेजिस्टेंस ले रहा है। 2007 में इसने इस लाइन पर या इस प्राइस रेंज में रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद ये स्टॉक कभी भी उसको
क्रॉस नहीं कर पाया, उसके नीचे ही ट्रैवल किया, 1-2 बार टच करने की कोशिश की। अराउंड यदि आप देखेंगे तो 18 के आस-पास उसने प्रयास किया, वही टाइम जो मैं आपको बता रहा था जियो वाला, ठीक है? लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि कस्टमर बेस इसके लूज़ होना स्टार्ट हो गए। फिर ये उसी रेंज में आया। फिर ये तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए उसी रेंज में आ रहा है, बार-बार उसी पॉइंट पे, उसी लाइन पे अपना रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है? लेकिन उसे तोड़ नहीं पा रहा है। अब इस एरिया को आप बहुत ध्यान से एनालाइज़ करिए कि यहाँ वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। और वॉल्यूम जो इस तरह की वॉल्यूम की कैंडल होती है, वो कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के आने-जाने से नहीं बनती है। ये बनती है किसी स्मार्ट इन्वेस्टर्स या किसी बड़े आदमी का पैसा जब इन्फ्यूज़ होता है या कैपिटल आता है इस स्टॉक में, तब बनती है। तो ये हमारे लिए एक तरह से पहला सिग्नल होता है कि इतना बड़ा कैपिटल यदि कहीं बन रहा है, तो वो वहाँ कुछ हो रहा है। अब इसके साथ हम प्लस ऐड ऑन करके दूसरा देखते हैं कि यदि जहाँ ये कैपिटल इन्फ्यूज़ हो रहा है या ये इस तरह की वॉल्यूम बन रही है, वहाँ एक्चुअली स्टॉक कर क्या रहा है? यदि वहाँ पे वो किसी बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या बहुत बड़े सपोर्ट को ब्रेक करता है या अपना ट्रेंड बदल रहा होता है, ठीक है? तो इसका मतलब वो एक वैलिड ब्रेकआउट हो रहा है और जो लोग आ रहे हैं वो एक्चुअली कुछ देख के आ रहे हैं, वो कोई फॉल्स इन्वेस्टर्स नहीं है। तो यहाँ वही हो रहा है, ये देखिए कितने बार 15-16 साल का उसने अपना सब रेजिस्टेंस को तोड़ा और बहुत ही शानदार तरीके से तोड़ा, ऊपर जाके सर्वाइव कर रहा है, निकल चुका है ऊपर ये, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो इसमें बड़े लोग आए हैं, ये कुछ सोच के आए हैं, एक शॉर्ट स्पैन के लिए कभी इतने बड़े लोग नहीं आते हैं, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा ये याद रखिएगा किसी एक पॉइंट के बेस पे आपको एनालिसिस नहीं करनी है, आपको 5 से 6 पॉइंट मैं अभी-अभी आपको बताऊँगा, 2 हमने देख लिए, एक सपोर्ट का देखा, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का देखा, दूसरा हमने वॉल्यूम देखा। हम आरएसआई देखेंगे। आरएसआई बेसिकली ये देखने के लिए होता है कि बायर्स ज़्यादा हैं कि सेलर्स ज़्यादा हैं। ये इसकी रेंज होती है 70 से लेके 30 के बीच में। तो देखिए अभी ये इसका ठीक है, मतलब बायर्स और सेलर्स लगभग बीच बीच में ही है। तो सिग्नल इज़ गुड, इसको हम हटा देंगे। आरएसआई केवल और केवल यही देखने के लिए होती है। आरएसआई की बेस पे कोई ट्रेड नहीं लिया जाता है। केवल ये चेक करने के लिए होता है कि भाई ये देखना है कि हमको इसमें बायर्स ज़्यादा संख्या में है स्टॉक में, कि सेलर्स हैं। यदि सेलर्स ज़्यादा होंगे तो कुछ दिनों में वो नीचे गिरेगा थोड़ा-सा, बायर्स ज़्यादा होंगे तो ऊपर भागना शुरू करेगा। तो ये एनालिसिस होती है, ये दैट ये फिक्स चीज़ नहीं है। ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस स्टॉक की जो एक जर्नी होती है उसके बेस पे वो उसे देखा जाता है। और कुछ इसका आरएसआई का काम नहीं होता है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है? अब मैं इसके बारे में एक और दिखाता हूँ, उसके बाद आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शेयर करूँगा। एमएसीडी। एमएसीडी बेसिकली होता है मूविंग एवरेज एंड कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसमें हमको ये देखना होता है कि कोई डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? और साथ में जहाँ ये जो स्टॉक जहाँ ब्रेकआउट कर रहा है, वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें भी। इसमें देखिए गोल्डन क्रॉस क्रिएट कर रहा है, नीचे से इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम उसको काट रहा है। तो ये भी अच्छा अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा आपको इसमें भी कुछ नहीं देखना होता है, ठीक है? यही 2 चीज़ देख लीजिए, आपको सही दिख रहा है, आप तुरंत इसको बंद कर दीजिए, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, किसी के भी कहने पे यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञानी हैं, ठीक है? किसी का बारे में कुछ बोलना नहीं है मुझे, लेकिन बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं। किसी के भी कहने पे या सलाह पे, टिप पे कभी भी कोई आप ट्रेड मत करिए। स्टॉक मार्केट में सीखने का प्रयास करिए। यदि आप सीख गए, तो आपको ये मार्केट पिछले 5 साल में जो आपने सीखा होगा, वो 5 महीने में आपको देके चला जाएगा। ठीक है? और यहाँ ज्ञान की वैल्यू है, यहाँ पे तुक्कों की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे गेस की कोई वैल्यू नहीं है, तुक्का मतलब गेस, ठीक है? तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ वो सब नहीं चलता है, ठीक है? ज्ञान से ही आप यहाँ पैसा कमा सकते हैं, तो मैं वही आपको कर रहा हूँ, मैंने कुछ सीखा है, तो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी हमने 2 चीज़ें यहाँ पे 3 चीज़ें देख ली, आरएसआई, एमएसीडी, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम, यानी 4 चीज़ें देखी और चारों हमको एक ही सिग्नल दे रही हैं कि ये स्टॉक ट्रेंड बदल रहा है। पांचवी चीज देख लेते हैं, वो है हमारा मूविंग एवरेज। ये देखिए, मूविंग एवरेज केवल 2 यूज करने हैं, कुछ ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, 50 से 100, ठीक है? जब भी कोई स्टॉक, हमेशा याद रखिए, कोई स्टॉक किसी रेंज में फंसता है तो वो एक पर्टिकुलर रेंज में जब फंसता है तो अपनी इन 2 मूविंग एवरेज यानी 100 और 50 के आसपास ही घूमता रहता है, वो उसके बहुत दूर नहीं जा पाता, बहुत और नीचे भी नहीं जा पाता है, ठीक है? ये पहचान होती है। लेकिन जैसे ही इसका ट्रेंड बदलने वाला होता है, उसके पहले ही अपनी दोनों मूविंग एवरेज को छोड़ देता है। यहीं पे ये हुआ, यहाँ पे छोड़ा और यहीं पे उसमें वॉल्यूम भी आया, यहीं पे एमएसीडी भी सिग्नल दे रही है, आरएसआई बोल रहा है कि ठीक-ठाक इसमें अभी बायर सेल बराबर है, यहीं इसने सपोर्ट को भी तोड़ा, ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ा। यानी सारी घटना एक ही जगह पे हो रही है, यानी समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है? तो इसने भी हमको वही चीज़, सेम चीज़ कहानी बता दी, ठीक है? अब एक चीज़ और देख लेते हैं, बोलिंगर बैंड एक होता है, आपने यदि सुना हो तो, ठीक है? बोलिंगर बैंड भी देख लेते हैं, ठीक है?
बोलिंगर बैंड को लगाने के लिए हम एक बार स्केल्स पे जाते हैं, ये हटा दिया, ठीक है सर। अब देखिए बोलिंगर बैंड में क्या हो रहा है, देखिए बोलिंगर बैंड का मेथड क्या होता है देखने का। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, बोलिंग कोई भी स्टॉक कहीं भी ट्रेवल करता है वो हमेशा देखिए बोलिंग जो बैंड होता है, एक बैंड भी बोलिंगर बैंड बोलते हैं, इसी बैंड के अंदर ही ट्रेवल करता है। जब वो अपर लेयर को यानी अपर शैडो जो होती है बोलिंगर बैंड की, यानी ये वाली शैडो जो है, जब इसको ब्रेक करता है बहुत तेजी के साथ, इसका मतलब वो अपना ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल रहा है। जब नीचे वाली शैडो को ब्रेक करता है यानी वो अपना डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ये देखिए इसने कभी नीचे वाली शैडो को ब्रेक नहीं किया, अंदर ही ट्रेवल किया, इसका मतलब ये कभी नीचे जाने के मोड पे था ही नहीं, कभी नहीं था। अब इसने क्या किया है, ऊपर वाली शैडो को ब्रेक किया, एक बार यहाँ ब्रेक किया, ट्रेवल किया, फिर नीचे नहीं, हर बार नीचे आता था टच करने के बाद, यहाँ नहीं आया, यहाँ फिर से उसने ऊपर ब्रेक किया ऊपर। ये इसकी जर्नी, ये बोलिंगर बैंड ही बोल रहा है कि भाई ये अब ऊपर जाने वाला सिग्नल इसने बोलिंगर बैंड के थ्रू भी देना शुरू कर दिया है। तो ये चीज हुई। अब इन्हीं सब में हमने 6 to 7 टेक्निकल पॉइंट्स एनालिसिस किए, एक न्यूज़ डिस्कस की जो उसमें प्रमोटर्स पैसा लेके आ रहे हैं, दूसरा हमने फंडामेंटल चेक किया अपना एयरटेल का कि पहले क्यों डाउन था, अब क्यों अच्छा कर रहा है। इन सभी चीज़ों के बेस पे हमको एक कॉमन ग्राउंड मिल रहा है, वो ये सारे पॉइंट ये बोल रहे हैं कि भाई ये स्टॉक अपना मूड बदल रहा है, अपना ट्रेंड बदल रहा है। तो अभी तक दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है, 6 to 7 पॉइंट चेक कर लिए जो सारे एक ही दिशा में हमको सिग्नल दे रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये स्टॉक एक्चुअली कर क्या रहा है, मतलब इसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये देख लिया रेवेन्यू वाइज आप दोस्तों देखेंगे तो काफ़ी बड़ा जंप है, ठीक है। पहले देखेंगे तो काफ़ी कम हो गया था, बीच में बढ़ा था, लेकिन यदि लास्ट 3 साल का आप देखेंगे तो 86 से इसने 122 यानी 1,22,000 करोड़ का जंप लिया है, विच इज़ वेरी वेरी हाई जंप। अब देखेंगे ये भाई इसका जो तो रेवेन्यू है, लेकिन ये इनकम क्या है इसकी, तो इनकम देखिए -32 थी 2020 में, उसके पहले 409 थी, 21 में -15 थी, वही रीजन है, वही कोविड-19 का वाला टाइम है। बट इस बार 2022 का अभी पूरा साल खत्म नहीं हुआ है सर अभी, इसकी जंप देखिए 4254 4,000 करोड़ प्लस पहुंच चुकी है। ये अचानक से -32 वाला माइनस वाला पोर्शन भी हट गया और अचानक से प्लस में भी चला गया, और भी पूरा साल भी नहीं हुआ है, यानी बहुत बड़ा जंप है, अराउंड 40,000 करोड़ का जंप है ये, माइनस वाले को जोड़ दो तो, है ना। तो इसका मतलब कि भाई स्टॉक अपना मूड बदल रहा है, फंडामेंटल भी दिख रहे हैं कि अब भाई कि नहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है, हमको आरओसी हमेशा चेक करनी चाहिए। हम मनी कंट्रोल पे गए, आरओसी हमने चेक किया, आरओसी जो टेलीकॉम सेक्टर की है अराउंड 9 से 10 होनी चाहिए। और आरओसी में ये भी हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आरओसी में इसका 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 ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ही देखेंगे तो आरओसी में ग्रोथ हो रहा है। पहले वो 6 समथिंग थी, कम होके 3 गई, 3 से 4, 4 से 7 है, 7 से अभी वो 10 चल रही है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि आरओसी इसका अराउंड 10 चल रहा है, विच इज नॉट वेरी वेरी गुड, बट इट इज गुड। और दूसरा जो वेरी वेरी गुड पॉइंट इसमें होता है कि इसने जंप पिछले 2 साल में बहुत बड़ा किया है, विच इज नॉट ईजी थिंग, ठीक है ना। तो ये जंप इजी नहीं होता है। तो ये सारी तो हमने एनालिसिस कर ली, जो हमने फंडामेंटल का कुछ न्यूज़ डिस्कस किया, हमने ये देखा बहुत सारी चीज़ पॉइंट डिस्कस किए, सबके बेस पे हमको एक चीज़ जो यहाँ समझ में आ रही है, ये स्टॉक अब आगे जाने के मूड में बना चुका है। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका टारगेट क्या होगा और कितने टाइम में होगा। तो अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। उस पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं भाई लोग, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है, इसमें कोई टिप नहीं है, कोई सलाह नहीं है, कोई सजेशंस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो मुझे आता है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ आप सबको सिखाने का, आप सीखिए। स्टॉक मार्केट में आप अपने ज्ञान के दम पे इतना कमा सकते हैं जो आप दुनिया में कहीं नहीं कमा सकते, लेकिन यहाँ पर आप उतना गमा भी सकते हैं जितना आप कहीं गमा नहीं सकते, यदि आप अपने ज्ञान का उपयोग ढंग से नहीं करेंगे, आप बिना सीखे इस मार्केट में आएंगे। यदि बिना सीखे आ रहे हैं तो भाई मत आइए, ये बिना ये मार्केट सबके लिए नहीं होता, ठीक है। लेकिन यदि आप सीख के आ रहे हैं तो आप यहाँ वो कर सकते हैं जो आप दुनिया की किसी भी जॉब में किसी भी जगह नहीं कर सकते। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई सलाह नहीं है किसी को, आप लोगों को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से लीजिए, बाकी अपना दिमाग लगाइए, अपना सीखिए, अपना एनालिसिस करिए, ठीक है सर। अब हम डिस्कस करते हैं इसका टारगेट और लाइक ड्यूरेशन। एक पॉइंट जो मैंने अपने हर वीडियो में किसी भी स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में बोलता हूँ वो ये है, कभी भी ये याद रखिए कि जितना लंबा आपका करेक्शन टाइम होता है, यानी ये इस टाइम को अभी आप देखें, करेक्शन टाइम 2006 और 7 के आसपास से स्टार्ट हुआ
और तकरीबन आज देखा जाए 22 मतलब 15 साल, 16 साल का जो करेक्शन इसका रहा, ये बहुत ही लंबा टाइम है। इतने में तो किसी की जर्नी, किसी स्टॉक की कई बार जर्नी शुरू होती है, खत्म भी होती है। ठीक है? तो ये जितना लंबा ये करेक्शन टाइम होगा, इसका जो ट्रेंड होगा उतना ही क्विक होगा, उतना ही स्पीड से होगा, उतना ही लंबा होगा। ठीक है? तो अभी तो इसका ट्रेंड यदि देखा जाए तो स्टार्ट हुआ है, हो चुका है। कन्फर्मेशन उसने इस पॉइंट पे दे दिया और सर्वाइवल भी दे दिया, तो ये स्टार्ट ट्रेंड हुआ है। जाएगा कहाँ तक? तो मैं आपको यहाँ बताता दे रहा हूँ, ये 536 या 550 के आसपास इसने इवेंट दिया है, यानी इवेंट मतलब ब्रेकआउट दिया है। आप ये मान लीजिए इसका जो पहला टारगेट है वो अराउंड 1500 के आसपास है, 1500-1600। ठीक है? दूसरा टारगेट इसका लगभग 3000 के आसपास रहेगा, या 2500 से 3000 के बीच रहेगा, ऑन अराउंड। ठीक है? रेंज की बता रहा हूँ, 2 में पहला रेंज आपको बता दिया 1500 1200 से 1500, दूसरी 2500 से 3000। उसके बाद ये स्टॉक वहाँ रुकेगा नहीं, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टॉक रुकेगा नहीं, लेकिन उसके आगे की जर्नी हम तब डिस्कस करेंगे जब हम वहाँ उस दोनों पॉइंट को अचीव कर लेंगे। ये स्टॉक आपका 6x या 7x या 8x भी कर सकता है, यानी 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना भी कर सकता है, बट वो जो पॉइंट होगा वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम पहले और दूसरे टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो ये था टोटल एनालिसिस भैया आप लोगों के लिए, और आप लोग इसको सिर्फ जो मैंने आपको सिखाया, इसमें सिखाने का ट्राई किया, उसको अपना खुद ही चार्ट ओपन करिए, उसको करके देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। ये इसको सलाह की तरह या रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।